यह है कहानी बैम की, एक लड़के की जिसने अपना जीवन अंधकार में शुरू किया, दुनिया के बारे में कुछ भी जाने बिना, अकेली केव के बाहर कुछ भी नहीं। बैम के लिए स्टार्स, स्काई और यहां तक कि फ्रेंडशिप भी सिर्फ दूर के सपने थे, जब तक रतेल, वो अकेली इंसान जिसने उसे कभी काइंडनेस दिखाई, उसकी जिंदगी में नहीं आई। वो उसकी लाइट, उसकी जीने की वजह बनी। और जब वो उसे छोड़कर रहस्यमय टावर पर चढ़ने चली गई, तो बैम ने बिना हिचकिचाए उसका पीछा किया। टावर असंभव चुनौतियों का स्थान है, जहां ड्रीम्स और नाइटमेयर्स टकराते हैं। हर फ्लोर पर सीक्रेट्स, डेंजर्स और परीक्षाएं हैं, जो क्लाइंबर्स को उनकी सीमाओं तक धकेलती है। ज्यादातर लोगों के लिए टावर में प्रवेश करना उनकी गहरी इच्छाओं को पूरा करने का मौका होता है, लेकिन बैम के लिए यह सिर्फ रतेल के बारे में था। लेकिन बैम की यात्रा एक अंधेरे मोड़ पर आ गई। बिट्रेड और अबैंडन्ड, उसे एक नई पहचान में धकेल दिया गया, जिसे शक्तिशाली और खतरनाक संगठन फग ने बनाया। उन्होंने उसे जूव वाइल्डग्रेस, एक स्लेयर कैंडिडेट, नाम दिया, जिसका उद्देश्य किंग्स हर्ड और 10 महान परिवारों के प्रमुखों को नष्ट करना था। फग ने बैम को एक वेपन बना दिया, लेकिन उसके ठंडे बाहरी रूप के नीचे वो लड़का अभी भी वही था, जो उन लोगों को ढूंढ रहा था जिनकी उसे परवाह थी। कहानी जारी रहती है जब रेचल बैम को टावर से नीचे धक्का दे देती है, जैसे वो बेकार चीज हो। बैम, जो अभी भी जिंदा है, कई फ्लोर्स नीचे गिरता है, जहां वो वरम, एक रहस्यमय गाइड से मिलता है, जिसकी वाई भी उतनी ही रहस्यमयी है। रेचल इस बीच शायद सबको एक झूठी कहानी सुनाकर अपनी एक्ट बनाए रखती है। बैम के फ्रेंड्स को लगता है कि वो मर चुका है। यूरी अपने घर लौटती है, जहां स्टाफ उसे जरूरत से ज्यादा इंथुजियाज्म के साथ ग्रीट करता है। भव्य स्वागत दिखने में प्रभावशाली लगता है, लेकिन यूरी को इसकी कोई परवाह नहीं। वो अपनी बहन रलिस्ता को खोजने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े, एक और प्रिंसेस, के मैनी, ताना मारने आ जाती है। मशीन बिना समय गवाए यूरी की आलोचना करती है और कहती है कि अगर वो रॉयल ट्रीटमेंट की सराहना नहीं कर सकती, तो उसे प्रिंसेस बनने का हक नहीं। फिर भी यूरी को ग्रीन अप्रैल हथियार मिलने पर बधाई देती है, लेकिन फिर एक बैकहैंडेड कमेंट जोड़ती है। यूरी इतनी छोटी है कि वो 13 मंथ सीरीज वेपन्स की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। यूरी उसकी कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड से थक चुकी उसे ओल्ड कहकर जवाब देती है और मजाक में कहती है कि मशीन को अपना वेपन उसे दे देना चाहिए। इसके बाद यूरी रलिस्ता से मिलती है, जो उसे ग्रीन अप्रैल हथियार हासिल करने पर बधाई देती है। लेकिन इस बिंदु पर यूरी ये सब सुन सुनकर तंग आ चुकी होती है। रेपाल एक कदम और आगे बढ़ती है और सुझाव देती है कि यूरी को सीरीज के सभी वेपन्स इकट्ठा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यूरी, जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स जमा करने में रुचि नहीं रखती, इस विचार को पूरी तरह खारिज कर देती है। आखिरकार यूरी असली मुद्दे पर आती है और रलिस्ता से एक फेवर मांगती है। यह स्पष्ट है कि वो बैम को खोजने में मदद चाहती है। रलिस्ता, जो बाकी सभी की तरह सोचती है कि बैम मर चुका है, को यकीन नहीं होता, लेकिन यूरी इससे इनकार करती है और उसे याद दिलाती है कि जिसने उसकी रिस्पेक्ट कमाई हो, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। 6 साल बाद 20th फ्लोर पर जोवंग टावर चढ़ने की कठोर वास्तविकता पर विचार करता है। जो भी रेगुलर्स यहां तक पहुंचते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए फिर से टेस्ट्स देने पड़ते हैं। उन्हें ई रैंक या उससे ऊपर हासिल करनी होती है। लेकिन टेस्ट्स इतने कठिन और फीस इतनी ऊंची होती है कि कई लोग हार मानकर इस फ्लोर पर हमेशा के लिए रुक जाते हैं। 20th फ्लोर टूटे हुए ड्रीम्स की कब्रगाह बन चुका है, भरा हुआ उन रेगुलर्स से जो कट नहीं बना पाए। एक लड़का, नाइया, अचानक वैन से टकराता है। वो उसे उठाने में मदद करता है, फिर भी शिकायत करता रहता है। जोवन अपना पहला टेस्ट पूरे आत्मविश्वास के साथ देता है, ऐसा दिखाते हुए जैसे वो इस जगह का मालिक हो। लेकिन हकीकत जल्द ही उसे स्लैप कर देती है। उसके अपने ही टीममेट्स में से एक उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बर्न्ड और ह्यूमिलिएटेड हो जाता है। वो बुरी तरह फेल कर जाता है। वंगन गुस्से में अपने कमरे में लौटता है, विश्वास नहीं कर सकता कि उसकी अपनी टीम ने उसे धोखा दिया। इससे पहले कि वो अपना टैंट्रम पूरा करे, लर्कर कैश के एजेंट्स उसके कमरे में घुस आते हैं। ये लोग स्मॉल टॉक के लिए नहीं आए। वंगन डर में भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनका लीडर किम लर्कर
उसे आसानी से रोक लेता है। किम लरकर बहुत ज्यादा स्मग दिखते हुए उससे पूछता है कि क्या वो अपना विशाल डेट चुकाने की योजना बना रहा है। वंगन स्टबर्नली कहता है कि वो इसे फ्लोर पास करने के बाद चुकाएगा, जबकि ये स्पष्ट है कि वो एक टेस्ट भी बिना रोस्टेड हुए पास नहीं कर सकता। लूरकर उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला करता है, लेकिन शर्तें ब्रूटल है। अगर वंगन फिर से फेल करता है तो वे उसका ऑर्गन्स बेचकर कर्ज वसूल लेंगे। वंगन अब और भी ज्यादा दबाव में है और उसके पास अग्री करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस नाइटमेयर के बीच NIA, जो असल में एक डिलीवरी गाय है, जैम पोंग लेकर आ जाता है जो वैंग ने ऑर्डर किया था। टाइमिंग इससे ज्यादा वर्स नहीं हो सकती थी। किम लरकर शायद अपनी जिंदगी में पहली बार चैरिटेबल महसूस करते हुए फूड के पैसे चुका देता है। वो कहता है कि वैंग इसे किसी न किसी तरह चुका ही देगा। जो वैन NIA को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि वो फूड डिलीवरी क्यों कर रहा है बजाय टावर पर चढ़ने के। NIA कैजुअली बताता है कि उसे MC रेमंड पसंद है, जो कि वर्ड लाइफ चॉइस लगती है किसी ऐसे के लिए जो 20th फ्लोर पर रहता है। वंगन उसे और ज्यादा प्रेस करता है ये जानने के लिए कि वो टेस्ट लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। NIA बताता है कि उसने ऑलरेडी टेस्ट दिया है। ये सुनकर वैन को एहसास होता है कि वे दोनों एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए। वंगन नियो नाया से कहता है कि गिव अप मत करो। वो समझाता है कि टावर के टॉप पर रहने वाले और इस फ्लोर पर अटके रहने वालों के बीच बस एक ही अंतर है, परसिस्टेंस। ऊपर वाले लोग कीप वर्किंग करते रहे, जबकि बाकी ने क्विट कर दिया। वंगन फिर से टेस्ट देने के लिए निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि ये उसकी लास्ट अटेम्प्ट होगी। पहला एग्जाम एक 30 मिनट की सर्वाइवल चैलेंज है। रूल्स बहुत सिंपल है, फाइट और गेट नॉक्ड आउट। जो भी 30 मिनट्स के बाद स्टैंडिंग रहेगा वो पास हो जाएगा। वंगन खुद को याद दिलाता है कि ये उसका लास्ट चांस है, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। जैसे ही अरीना का डोर ओपन्स, वंगन पूरे एनर्जी एंड होप के साथ अंदर भागता है, लेकिन उसकी होप उसी समय मर जाती है जब वो बैटलफील्ड को देखता है। बैम या यूं कहें जुवाइल ग्रेस ने पहले ही सारे पार्टिसिपेंट्स को हरा दिया है। पूरा मैदान गोस्ट टाउन जैसा लगता है क्योंकि डिफीटेड प्लेयर्स गायब होने लगते हैं। वंगन घबरा जाता है, ये जानते हुए कि अगर वो हार गया तो उसका भी यही हाल होगा। सर्वाइव करने के लिए वैन बैम से बातचीत करने की कोशिश करता है। वो बैम की स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन ये भी बताता है कि हर एक पार्टिसिपेंट से फाइट करना टेरिबल स्ट्रैटेजी है। वो टीम अप करने का आइडिया पिच करता है, मानो किसी जॉब इंटरव्यू में हो। लेकिन बैम कुछ नहीं कहता और कॉर्नर में सिट कर लेता है, पूरी तरह से अनइंटरेस्टेड। अगला पार्टिसिपेंट आता है और वैन खुद को अटैक करने के लिए तैयार करता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस उसी समय खत्म हो जाता है जब वो उसकी मैसिव साइज देखता है। तुरंत ही स्विचिंग टैक्टिक्स, वो नए प्लेयर को कन्विंस कर लेता है कि फाइट मत करो। अब थोड़ा स्मार्टर फील करते हुए वो मान लेता है कि वे नेक्स्ट पर्सन पर अटैक करेंगे, लेकिन अंदर एक स्मॉल गर्ल आती है जो इस ब्लडबाथ के लिए बहुत ज्यादा इनोसेंट लग रही है। अब वंगन, जो स्ट्रैटेजाइजिंग करने वाला था, उसे भी कन्विंस कर लेता है कि सिट विद देम। उसकी टीम अब कुछ इस तरह दिखती है, एक साइलेंट बैम, एक जाइंट जो शायद उसे क्रश कर सकता है, और एक लिटिल गर्ल जो यहां होने के लायक भी नहीं लगती। वैन को समझ नहीं आता कि वो अलायंस बना रहा है या डे केयर चला रहा है। जया वायन को लगता है कि अब फाइटिंग शुरू होगी जब अगला कॉन्टेस्टेंट आएगा, लेकिन अंदर एक वुमन आती है जो पहले से ही लिटिल गर्ल को जानती है। टेंशन के बजाय एक वार्म रियूनियन होता है और वे उसे भी ग्रुप में वेलकम कर लेते हैं। वंगन डम्बफाउंडेड रह जाता है। ये एक ब्रूटल सर्वाइवल टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये सोशल क्लब में बदलता जा रहा है। उसकी इंस्टिंक्ट्स कहती है कि उन्हें अभी भी कंपटीशन थिन आउट कर देना चाहिए। लिटिल गर्ल कहती है कि सब उसके प्रति नाइस है, और वैन खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाता। वो उसे बताता है कि दूसरों पर फ्रेंडली रहना ज्यादा फार तक नहीं ले जाएगा। फाइनल कॉन्टेस्टेंट आता है, उसका नाम हैना है। वंगन तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है। हैना को भी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है, ग्रुप बिल्ड करना बजाय फाइट करने के। हैना सोचता है कि अगर नेक्स्ट टास्क में टीम चैलेंजेस होते हैं तो ये दो ब्रूट्स उनके लिए लायबिलिटी बन सकते हैं। इसलिए वो वोट कराने की प्लान करता है कि 2 गर्ल्स को एलिमिनेट किया जाए, लेकिन कोई भी उसके साइड में नहीं आता। उसका जीनियस प्लान क्रैश एंड बर्न हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। आन्नो वंदन अब एक और वोट की सजेशन देता है,
इस बार हैना को ही रिमूव करने के लिए। ग्रुप एग्रीज, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करें, बैम फाइनली स्पीक्स अप। वो पूरी डिस्कशन शट डाउन कर देता है और कहता है कि वोट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वे सभी जाने वाले हैं। हैना बैक डाउन करने से इनकार कर देता है और अपना स्पीयर समन करता है, लेकिन बैम बिना हेजिटेशन अटैक कर देता है और हैना किसी तरह डॉज कर जाता है। अराजकता को देखते हुए बैम समझ जाता है कि 20वीं मंजिल पर कोई भी आसानी से हारने वाला नहीं है। बैम अनबोदर्ड होकर कहता है कि वो बस उन्हें फेल कर देगा। टेंशन स्कायरॉकेट होती है जब हैन CPOR एक लाइटनिंग अटैक करता है बैम पर, लेकिन कान हैंग को लगभग मारने के लिए अपोलोजाइज करता है। कान हैंग को कुछ स्ट्रेंज महसूस होने लगता है, शायद क्राफ्टर गलती से उस पर हमला नहीं कर रहा। फ्रस्ट्रेटेड, कान हैंग CPOR पर हमला करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही बैम एक पावरफुल ब्लास्ट करता है जिससे दोनों हवा में उछल जाते हैं। साइडलाइन से देख रहे वन को आखिरकार समझ आता है कि बैम एक वेव कंट्रोलर है और उसके रोब का क्रेस्ट कुछ और भी शॉकिंग बताता है। वह फिफू उस कुख्यात समूह से है जो किंग्स का विरोध करता है। समझते हुए कि वो बैम को अकेले नहीं हरा सकता, हैंटर एक नई योजना बनाता है। वह कान हैंग को बैम को होल्ड करने के लिए कहता है ताकि वह एक सही हमला कर सके। कान होरंग बैम पर चार्ज करता है और पंचेस फेंकता है, लेकिन बैम डॉज कर लेता है। बैम काउंटर करता है और कान हैंग अपने शील्ड से खुद को बचा लेता है। इस ब्रीफ मोमेंट का फायदा उठाते हुए कान हैंग बैम को ग्रैब कर लेता है। क्राफ्टर एक और हमला करता है, लेकिन बैम जस्ट इन टाइम खुद को फ्री कर लेता है। वह एक डेवस्टेटिंग ब्लास्ट करता है जिससे क्राफ्टर एक रैगडॉल की तरह हवा में उछल जाता है। कान हिंग की भी हालत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। बैम की पावर उसे भी ओवरवेल्म कर देती है, जिससे सभी उसकी शेयर स्ट्रेंथ देखकर हैरान रह जाते हैं। जहां WMAN पैनिकिंग होकर चिल्लाता है कि सबको भागना चाहिए। ओनली 20 सेकंड्स लेफ्ट है जब तक टेस्ट खत्म नहीं हो जाता और सर्वाइवल ही एकमात्र ऑप्शन है। वंगन के पास ज्यादा पावर नहीं हो सकती, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि वे सभी बैम के सामने बहुत कमजोर है। बैम जियो वाइमन को पकड़ने ही वाला होता है जब वो अपने ड्रीम के बारे में चिल्लाता है, टावर क्लाइम करने का। ये शब्द बैम के अंदर कुछ डीप छू जाते हैं। उसे रेचल और उसके अपने एम्बिशन की याद आ जाती है। वो हेजिटेट करता है और लॉस्ट इन थॉट हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर वेमेन एक बॉम्ब फेंकता है जो सीधे बैम को हिट करता है। शॉकिंगली, बैम घुटनों पर गिर जाता है और कफिंग अप ब्लड करने लगता है। ये समझ नहीं आता, स्ट्रॉन्गर अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वेमेन के कमजोर से बॉम्ब ने उसे चोट पहुंचा दी। हैनॉक क्राफ्टर, जो सिर्फ तब एडवाइस देता है जब वो खुद डेंजर में नहीं होता, चिल्लाता है कि वैन को फिर से हमला करना चाहिए। वंगन फॉलो थ्रू करता है और एक और बॉम्ब फेंकता है। स्मोक क्लियर्स और सभी ये देखकर स्टन रह जाते हैं कि बैम स्टैंडिंग है, एक स्ट्रेंज पावर से प्रोटेक्टेड जो उसे हील करने लगता है। वो स्ट्राइक बैक करने की तैयारी करता है, लेकिन टाइम रन्स आउट। अब लड़ाई करने का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होता। बैम लेट इट गो करता है और बिना कुछ कहे वॉक अवे कर जाता है। बाद में बैम और बाकी सभी अगले एग्जाम के लिए टेस्टिंग एरिया में पहुंचते हैं। वे सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, इसलिए उन्हें अन्य रेगुलर्स के आने का वेट करना पड़ता है। वंगन अपने ओवर कॉन्फिडेंट स्टाइल में प्लॉटिंग शुरू कर देता है। वो देखता है कि प्रतिभागी 1 बाय 1 आ रहे हैं और सोचता है कि उन पर गैंगअप करना आसान होगा। गिंग इससे असहमत होती है और कहती है कि कोई बैम जैसा स्ट्रॉन्ग आ सकता है और सब कुछ रूइन कर सकता है। वैन उसे इग्नोर करता है, शायद इसलिए क्योंकि वो सही कह रही है। मिंग, जो ग्रुप की लिटिल गर्ल है, माहौल को लाइटन करने के लिए सबको चॉकलेट ऑफर करती है। वैन, जो अब भी ब्रूडिंग कर रहा है, मना कर देता है, लेकिन गिंग उसे फोर्स करती है। मिंग फिर बैम को चॉकलेट देती है, जो सरप्राइजिंगली एक्सेप्ट कर लेता है। अन्य रेगुलर्स आना शुरू कर देते हैं और WMAN ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि नीनिया सर्वाइवर्स में शामिल है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डिलीवरी गाय इतनी दूर तक पहुंच जाएगा। उसकी सरप्राइज खत्म नहीं होती जब वो यान युवा को देखता है, वही गर्ल जिसने पिछले टेस्ट में उसे और बाकी सभी को क्रश कर दिया था। अब साफ हो जाता है कि अगला राउंड और भी मुश्किल होने वाला है। यान युवा किसी और पार्टिसिपेंट से आर्ग्यूमेंट कर रही है और जो WMAN हमेशा क्यूरियस, सोचता है कि वो गाय कौन है। गिंग टीजेस करती है कि शायद वो जेलस है
क्योंकि वो क्यूट गर्ल के साथ है। वैन इसे इग्नोर करता है और उसे उस गर्ल के हेयरबैंड पर ध्यान देने को कहता है। गिंग ध्यान से देखती है और स्टन रह जाती है। हेयरबैंड साबित करता है कि यान युआ का संबंध प्रेस्टिजियस यंग फैमिली से है, जो टावर के 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। वैन स्कैन करता है और अचानक फ्रीज हो जाता है जब वो किम लर्कर को देखता है, वही लोन शार्क जिसने उसकी जिंदगी को हॉन्ट किया था। शॉक में उसे लगता है कि शायद किम ने आखिरकार अपने शेडी बिजनेस को छोड़ दिया, लेकिन किम तुरंत उसे करेक्ट करता है और कहता है कि अब वो एक मनी लेंडर है। वो वाइमन को अपने वर्ड्स ध्यान से चुनने के लिए कहता है, ये साफ करते हुए कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। किम फिर गोजेन को समझाता है कि यान युआ के पास जो आदमी खड़ा है वो एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रिंस है। प्रिंस असल में उस कंपनी के प्रेसिडेंट का स्पॉइल्ड बेटा है जिसके लिए किम काम करता है। उसके पिता ने एग्जामिनर को ब्राइब दिया ताकि वो उसका टेस्ट फिक्स कर सके, और यहां तक कि उसे 20th फ्लोर तक चढ़ने में मदद करने के लिए मर्सनरीज को भी हायर किया। वंगन चुपचाप सोचता है कि कोई इतना पैम्पर्ड व्यक्ति अब तक सर्वाइव कैसे कर गया। किम अपनी एंडलेस गॉसिप जारी रखते हुए बताता है कि मर्सनरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को द डेविल ऑफ द राइट आर्म कहा जाता है। इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने हत्सु, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलर, को हरा दिया था। कान हाइंग इससे प्रभावित दिखता है और इस तथाकथित डेविल की ताकत देखने के लिए क्लियरली इंटरेस्टेड लगता है। वंगन भी इंट्रिग्यूड और अनईजी दोनों महसूस करता है। किम फिर यान युआ के बारे में बात करने लगता है और उसकी तारीफों के पुल बांधता है। वो उसे यहाँ की सबसे इंप्रेसिव पार्टिसिपेंट्स में से एक कहता है, खासकर उसकी लास्ट टेस्ट के दौरान की पावर को एम्फसाइज करता है। उसने अपैरेंटली अपने हर अपोनेंट को ऐश में बदल दिया था, जो ओवरकिल जैसा लगता है। फिर भी किसी तरह वो फेल हो गई और उसे उनकी कंपनी से पैसा बोरो करना पड़ा। वंगन सोचता है कि किम ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है। किम स्मग होकर बताता है कि ये एक वार्निंग है। उसके अनुसार प्रिंस, वो स्पॉइल्ड रिच बॉय, अगले राउंड में सभी को एलिमिनेट करने की योजना बना रहा है। इससे पहले कि वैन इस वार्निंग को प्रोसेस कर सके, एग्जामिनर म्यू लव वहां आता है और अगले टेस्ट को एक्सप्लेन करता है। ये एक फिजिकल स्ट्रेंथनिंग चैलेंज है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को शिन्सु चैनल करके अपने शरीर को एनहांस करना होगा और डिवाइस को हिट करना होगा। उनके स्कोर्स और रैंक स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन केवल टॉप 8 ही आगे बढ़ेंगे, बाकी सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। वैन पूरी ताकत लगाकर पंच करता है, लेकिन रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग होता है। उसका नाम 10th प्लेस पर आता है, जबकि केवल 8 स्पॉट्स अवेलेबल है। वंगन को लगता है कि ये उसके सफर का अंत हो सकता है। इस बीच प्रिंस बोर्ड और फुल ऑफ हिमसेल्फ ट्रबल स्टर करने का फैसला करता है। वो एक बेट लगाता है कि जो सबसे हाईएस्ट स्कोर करेगा वही यान युआ को जीतेगा। यान युआ फ्यूरियस होकर कहती है कि वो उसे सिर्फ इसलिए प्राइस की तरह ट्रीट नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसके परिवार से मनी लिया था। लेकिन प्रिंस एक मैनिपुलेटर है और उसे मजबूर करता है कि अगर वो फर्स्ट प्लेस पर आएगी तो उसकी डेट माफ हो जाएगी। कान होरंग प्रिंस के पास जाकर उसे चेतावनी देता है कि उसका बिहेवियर बाकी रेगुलर्स को इरिटेट कर रहा है, लेकिन प्रिंस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एरोगेंट तरीके से कहता है कि कान होरंग को अपने काम से काम रखना चाहिए। कान होरंग फोकस पंच लगाता है और 6,000 प्लस का स्कोर करके पहले स्थान पर आ जाता है। परंतु प्रिंस आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसका मर्सनरी रैप डेविल आगे आता है और अपनी आर्म को वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो ब्रूट फोर्स से डिवाइस को स्मैश करता है और स्कोर बढ़ जाता है, जिससे कान होरंग टॉप पोजीशन से नीचे आ जाता है। प्रिंस स्मग महसूस करता है, जैसे उसकी मर्सनरी की जीत उसकी ग्रेटनेस को दर्शाती हो। यान युआ की बारी आती है, लेकिन वो मशीन के पास जाते समय स्टम्बल कर जाती है, जिससे प्रिंस हंसने लगता है। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि यान युआ का स्कोर सभी को शॉक कर देता है और वो टॉप पर आ जाती है। वो प्रिंस को याद दिलाती है कि बोरोड स्ट्रेंथ से कोई टावर में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। प्रिंस इस ह्यूमिलिएशन को सहन नहीं कर पाता और आगे बढ़ता है। वो अपने शिन्सु को चैनल करता है और एक कॉन्फिडेंट ग्रिन के साथ मशीन को पंच करता है और सबसे ज्यादा स्कोर हासिल कर लेता है। वो स्मग होकर यान युआ से कहता है कि उसके आसपास के लोग उसकी स्ट्रेंथ बोरो कर रहे हैं, न कि वो किसी और की। यान युआ स्पीचलेस हो जाती है, नाराज लेकिन बहस करने में असमर्थ। हैनॉक क्राफ्टर इस ड्रामा को देखकर हंस पड़ता है और प्रिंस को बताता है
कि वो खुद को इतना ज्यादा सीरियस न ले, क्योंकि इस रूम का सबसे स्ट्रांग व्यक्ति स्पष्ट रूप से बैम है। जैसे ही बैम आगे बढ़ता है, माहौल टेंस हो जाता है। वो अपनी अनमैच्ड पावर के साथ शिन्सु चैनल करता है और म्यू लव एग्जामिनर उसके क्लोक पर मौजूद फक क्रेस्ट को देखता है। बैम अपनी स्ट्रेंथ अनलीश करता है और मशीन एक स्कोर 100,000+ दिखाती है। सभी लोग शॉक में पड़ जाते हैं। बाकी सभी प्रतिभागियों और बैम के बीच का अंतर लाफेबल लगता है। टेस्ट समाप्त हो जाता है और ये साफ हो जाता है कि कौन टॉप पर है। वंगन क्रश्ड महसूस करता है क्योंकि केवल 8 स्पॉट्स अवेलेबल है और उसे लगता है कि उसका आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन तभी म्यू लव एक बम गिराता है। बैम को अगले टेस्ट के लिए 7 लोगों को चुनने का मौका दिया जाता है। प्रिंस फ्यूरियस हो जाता है और पूरे टेस्ट की वैलिडिटी पर सवाल उठाता है, लेकिन लव काम होकर समझाता है कि टेस्ट सिर्फ फर्स्ट प्लेस तय करने के लिए था। वंगन अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी न गंवाने के लिए घुटनों पर गिर जाता है और बैम से उसे चुनने की विनती करता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि वो कितना पैथेटिक दिखता है। प्रिंस मॉक करता है और सार्कास्टिकली कहता है कि वो दोबारा टेस्ट दे सकता है, लेकिन वंगन जानता है कि एक और मौका नहीं मिलेगा इससे पहले कि बैम निर्णय ले सके। हैन टोर आगे बढ़कर चुने जाने की भीख मांगता है। वो दावा करता है कि उसे एडवांस करना होगा ताकि वो अपनी बेटी से फिर से मिल सके। वंगन अपनी आंखें घुमाता है, सोचता है कि CPOR जाहिर तौर पर झूठ बोल रहा है। कमरा अराजक हो जाता है क्योंकि हर कोई बैम से खुद को चुनने की विनती करने लगता है। डेस्परेशन से भरा माहौल महसूस होता है, लेकिन यान युवा बीच में आकर सबको रुकने के लिए कहती है। वो घोषणा करती है कि हर कोई यहाँ किसी कारण से है और बैम को अपनी टीम के सदस्यों को उनकी स्किल के आधार पर चुनना चाहिए, न कि उनकी भीख मांगने की वजह से। उसका आत्मविश्वास WNE को फ्यूरियस कर देता है। उसे स्पष्ट लगता है कि वो सोचती है कि उसका स्थान पहले से ही पक्का है क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित परिवार से है। वो उसका एरोगेंस असनीय पाता है, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा डरता भी है कि शायद वो सही हो सकती है। बैम सभी को चौंका देता है जब वो म्यू लव की ओर मुड़कर कहता है कि वह किसी को नहीं चुनना चाहता। उसे लगता है कि वो अगला टेस्ट अकेले संभालने में पूरी तरह सक्षम है। उसकी बात सुनकर समूह स्टन रह जाता है। लव अपनी कंपोजर बनाए रखते हुए बैम को याद दिलाता है कि अगला टेस्ट एक टीम की आवश्यकता रखता है, लेकिन बैम बिना झिझक कहता है कि वहां मौजूद कोई भी उसकी टीम में होने लायक नहीं है। यान गुस्से में आकर बैम का अपमान करती है, उसे नकली फक क्रेस्ट पहनने का आरोप लगाती है। बैम शांत भाव से जवाब देता है और बताता है कि क्रेस्ट असली है। वो समूह को और भी अधिक चौंका देता है जब वो घोषणा करता है कि उसका लक्ष्य ज़हर्द फैमिली को हराना है, जो टावर पर शासन करता है। वो समझाता है कि यही कारण है कि वो कोई टीममेट नहीं रख सकता। उसकी राह बहुत खतरनाक है और कोई और उसमें शामिल नहीं हो सकता। लव माहौल में बढ़ते तनाव को भांपते हुए एक सल्यूशन प्रस्तुत करता है। वो एक गेम का सुझाव देता है। अगर बैम जीतता है तो उसे अकेले टेस्ट देने की अनुमति होगी। अगर वो हारता है तो उसे नियमों का पालन करना होगा और एक टीम चुननी होगी। बैम अपनी एबिलिटीज को लेकर कॉन्फिडेंट बिना किसी हेजिटेशन के सहमत हो जाता है। लव सभी को ब्रेक लेने का निर्देश देता है जबकि गेम की तैयारी की जाती है। WMN अपने कमरे में जाता है, घबराया हुआ कि आगे क्या होगा, लेकिन वो इस बात से राहत महसूस करता है कि वो मिया के साथ कमरा साझा कर रहा है। दोनों बैस जाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान यान युवा बैम के साथ कमरा साझा कर रही होती है। वो एक मुश्किल स्थिति में होती है। अगर किसी को पता चल गया कि वो एक फक सदस्य के साथ काम कर रही है तो उसके परिवार की प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, लेकिन वो टेस्ट में असफल भी नहीं हो सकती, इसलिए वो फंसी हुई महसूस करती है। बैम के शांत स्वभाव को गलत समझकर वो मान लेती है कि वो एक लड़की है और उसे बात साथ लेने का सुझाव देती है। लेकिन जब बैम सीधा पुरुषों के बात की ओर बढ़ जाता है तो वो हक्का बक्का रह जाती है। अपनी मिस्टेक का एहसास कर शर्मिंदा महसूस करती है। वह नहाने के बाद पैनिक करने लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी रिंग गायब है। वो फ्रैंटिकली उसे ढूंढने लगता है, डरता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। इसी दौरान बैम को वह रिंग मिलती है और वो देखता है कि उस पर ज़हर्द क्रेस्ट बना हुआ है। वेमन इसे सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी बताता है। बैम बहस नहीं करता, वो रिंग वापस देता है और बस इतना कहता है
कि अगर ये इतनी महत्वपूर्ण है तो उसे इसका बेहतर ख्याल रखना चाहिए। दूसरी ओर म्यू लव टेस्ट डायरेक्टर ऑगस्टस से मिलता है। लव क्रोधित होकर बैम से छुटकारा पाने का इरादा जाहिर करता है, ये तर्क देते हुए कि उसका फग से जुड़ाव खतरनाक है। ऑगस्टस उसे सख्ती से याद दिलाता है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा और व्यक्तिगत दुश्मनी की यहां कोई जगह नहीं है। लव पीछे हटने से इनकार करता है और ऑगस्टस उसे जबरदस्ती सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच तनाव बरकरार रहता है। कमरे में वापस वैन और निया बेचैन महसूस कर रहे होते हैं, बोर्ड और इरिटेटेड होते हैं। वंगन चाहता है कि कम से कम एक टीवी होता ताकि समय काट सके। इसी दौरान युआ अपनी हताशा में उबल रही होती है और वो ये सोचने लगती है कि कहीं बैम उससे कुछ चाहता तो नहीं। जब वो अपने सस्पिशन को जाहिर करती है तो बैम पूरी तरह से उसकी चिंता को खारिज कर देता है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये सुनकर युआ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अगली राउंड में उसे हराने की कसम खाती है। कुछ एंटरटेनमेंट खोजते हुए वंगन और मिया कानहैंग और हैनॉक क्राफ्टर को कार्ड्स खेलने के लिए बुलाते हैं। समूह मीसिंग को भी शामिल करने का निर्णय लेता है, लेकिन जब वे उसे ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक रहस्यमयी महिला के साथ है जो उसे कैंडी दे रही है। ये दृश्य कई क्वेश्चंस खड़े कर देता है। हैन सीपीओआर इधर उधर देखता है और सोचता है कि गोएन कहाँ चली गई। मिंग सहजता से बताती है कि वो ड्रिंक्स खरीदने गई है। इस बीच वो महिला एम एंड कैंडी को बताती है कि वह एक ऑर्फनेज में काम करती है और दुनिया में सैड चिल्ड्रन की संख्या कम करना चाहती है। उसके मोटिव्स नेक लगते हैं, लेकिन हैन टोर उस पर भरोसा नहीं करता। वो उसे कठोरता से जाने के लिए कहता है। ये साफ कर देता है कि वो यहाँ वेलकम नहीं है। महिला के जाने के बाद हैन सीपीओआर मीसिंग को चेतावनी देता है कि वो कैंडी न खाए क्योंकि ये सुरक्षित नहीं हो सकती। WMN हैनॉक क्राफ्टर की अचानक हुई चिंता को देखकर सस्पिशियस हो जाता है और पूछता है कि वो अचानक इतना अच्छा इंसान क्यों बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने पहले मीजिंग को बाहर करने की कोशिश की थी। हैन टोर स्पष्ट रूप से चिढ़कर उसे चुप रहने को कहता है। मीजिंग इस बहस से दुखी होकर रोने लगती है। वंगन तुरंत माहौल बदलने की कोशिश करता है और उसे गेम खेलने के लिए आमंत्रित करता है। ये डिस्ट्रैक्शन काम कर जाती है और वो रोना बंद कर देती है। समूह में शामिल हो जाती है। वे कुछ देर प्ले करते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। जैसे ही गेम खत्म होने वाली होती है, मीजिंग एक दिलचस्प बात कहती है। अच्छा होता अगर वे टावर छोड़कर एक साथ रह सकते। वो एक खुशहाल जीवन की कल्पना करती है, बाहर इन ब्रूटल टेस्ट से। उस रात बाद में म्यू लव की आवाज हॉल्स में गूंजती है, ये घोषणा करते हुए कि गेम शुरू होने वाला है। वो सभी कॉन्टेस्टेंट्स को निर्देश देता है कि वे अपने रूम्स में रिमोट्स का उपयोग करके एक लीडर और गेटकीपर चुनें। ये घोषणा सभी को तनाव में डाल देती है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए चुनाव उनकी फेट को अगले टेस्ट में निर्धारित कर सकते हैं। म्यू लव जटिल रूल्स समझाता है। लीडर्स के पास सबसे अधिक शक्ति होती है, क्योंकि वे टीम मेंबर्स की भर्ती कर सकते हैं या अन्य प्लेयर से रूम्स कब्जा कर सकते हैं। कोई भी रूम जो टीम मेंबर लेता है स्वचालित रूप से लीडर के स्वामित्व में आ जाता है। हालांकि लीडर्स स्वयं गेटकीपर्स नहीं बन सकते, जो रूम्स की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। गेटकीपर्स अन्य प्लेयर से रूम्स हार सकते हैं, जिससे वे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी ओर लीडर्स को रूम ओनरशिप स्थानांतरित करने और नए गेटकीपर्स नियुक्त करने की अनुमति होती है। भर्ती करने के लिए लीडर को अपना कनेक्टर स्लॉट 1 में और साथी का कनेक्टर स्लॉट 2 में डालना होगा, फिर ब्लू बटन दबाना होगा। रूम ओनरशिप स्थानांतरित करने के लिए रिसीवर्स कनेक्टर को स्लॉट 1 में और गेटकीपर को स्लॉट 2 में डालना होगा और रेड बटन दबाना होगा। कम से कम एक व्यक्ति को हमेशा रूम में रहना होगा ताकि वो सुरक्षित रह सके। गेम जीतने के लिए एक टीम को कम से कम 7 मेंबर्स और 6 रूम्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि 6th रूम विशेष रूप से रूम 608 होना चाहिए, जो वाइल, बैम और युवा का है। ये शर्त अतिरिक्त दबाव जोड़ती है, विशेष रूप से क्योंकि बैम कोई सामान्य कॉम्पिटिटर नहीं है। लव बैम के लिए विशेष रूल्स भी प्रकट करता है। बैम और युवा के कनेक्टर्स की दोहरी भूमिकाएं हैं, जो लीडर और गेटकीपर दोनों के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालांकि लव ने बैम का कनेक्टर अपने पास रखा है। बैम को जीतने के लिए उसे लव से अपना कनेक्टर वापस लेना होगा और फिर रूम 68 को युवा के लिए सुरक्षित करना होगा।
वैकल्पिक रूप से यदि गेम के अंत तक 7 प्लेयर से कम रह जाते हैं तो बैम जीत सकता है। टेस्ट शुरू होता है और प्रिंस तुरंत बैम को लक्ष्य बनाता है। वो चालाकी से रैप डेवल से अपनी आइज क्लोज करने के लिए कहता है ताकि वो अपना रिमोट छिपा सके। इसी बीच यानू अभी भी बैम से नाराज है, उसे अपना रिमोट देने से इनकार कर देती है। वो मानती है कि अगर बैम ने पहले ही टीममेट्स चुन लिए होते तो सब संतुष्ट होते, लेकिन बैम असहमत है, ये जानते हुए कि इस गेम में सभी को खुश करना असंभव है। युवा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बैम को बलपूर्वक रोकने का फैसला करती है। वो अपनी फ्लेम्स बुलाती है, लेकिन बैम आसानी से उसकी गति रोककर बिना कोई मेहनत किए उसका रिमोट छीन लेता है। इससे पहले कि वो जा सके, प्रिंस रास्ता रोकने के लिए प्रकट होता है, लेकिन बैम उसे भी जमाकर आसानी से आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर कान हिंग और हैना इस बात पर बहस करते हैं कि लीडर कौन बने। कान हिंग जोर देता है कि हैना को ये भूमिका लेनी चाहिए क्योंकि वह मींग में अपनी बेटी को देखता है और उसकी रक्षा करना चाहता है। हैना इस विचार को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि वो अपनी लाइफ जोखिम में डालने के लिए मूर्ख नहीं है। हालांकि परिस्थितियां ऐसी होती है कि हैना को लीडर बनना ही पड़ता है। उसकी पहली प्राथमिकता मिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना होती है, जो अकेले अपने रूम में है। जब वो उसके दरवाजे पर नॉक करता है तो उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। ये चुप्पी उसे बेचैन कर देती है और उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। अचानक वो वुमन जो पहले आई थी फिर से प्रकट होती है। हैना खतरा भांपते हुए अटैक के लिए तैयार हो जाता है। वो प्रपोज करती है कि वे साथ मिलकर काम करें। मिंग का कमरा ले लो, लेकिन एक सीपीओआर उसकी नैतिकता की कमी से घृणित होता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वो सहयोग नहीं करेगा तो वो वुमन उस पर फायर से हमला करती है। वो उसकी फ्लेम्स को रोकता है और काउंटर अटैक्स करता है, उसके हाथ में स्टैबिंग कर देता है। मिंग को डराने से बचाने के लिए वो वुमन का माउथ बंद कर देता है ताकि वह चुप रहे। इस बीच गिंग वांग के कमरे में जाती है। वो उससे अपना कनेक्टर देने को कहती है ताकि वे टीममेट्स बन सके। वैंग हिचकिचाता है, ये सुनिश्चित नहीं कि उसे उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन गोस्टिंग उसके हाथों में कनेक्टर्स रख देता है और निर्णय उस पर छोड़ देता है। वो समझाती है कि वो लगभग टावर पर चढ़ने का विचार छोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी डिटर्मिनेशन देखकर वो प्रेरित हुई। वांग सहमत हो जाता है और वे गिंग के कमरे में लौटते हैं, जहां मिंग और हैंडक्राफ्टर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रुप जानता है कि उन्हें एक प्लान चाहिए, खासकर जब बैम संभवतः उनके लिए आ सकता है। हालांकि हैंडक्राफ्टर को संदेह है कि बैम तुरंत उन पर हमला करेगा। उसे लगता है कि बैम पहले म्यू लव को निशाना बनाएगा, ये मानते हुए कि कोई और उसे रील चैलेंज नहीं दे सकता। इस बीच किम प्रिंस को बताता है कि किसी ने रैप डेवल को मार डाला है। वे अपने कमरे में वापस जाते हैं और पाते हैं कि ये सच है, रैप डेवल गायब है। वे तुरंत बैम को शक की नजर से देखते हैं, ये मानते हुए कि केवल वही ऐसा कर सकता है। इससे पहले कि वे अपनी अगली चाल की योजना बना सकें, 2 अन्य लोग उनके पास आते हैं। ये न्यूकमर्स दावा करते हैं कि उनके पास बैम को पकड़ने का एक तरीका है, जिससे प्रिंस को थोड़ी उम्मीद मिलती है। इस बीच बैम म्यू लव के पास पहुंचता है, जो देखता है कि बैम अब भी एग्जाम अकेले देने के लिए दृढ़ है। लव बैम की जिद से प्रभावित नहीं होता और उसे एक चैलेंज देने का फैसला करता है। वो कहता है कि क्योंकि फग ऐसे लोगों से भरा है जो रूल्स का पालन नहीं करते, वो भी उन्हें तोड़ सकता है। वो टेस्ट का प्रस्ताव रखता है। बैम को एक कनेक्टर पकड़ना होगा जो पिचिंग मशीन से 3 प्रयासों में छोड़ा जाएगा। अगर वो सफल होता है तो वो जैसा चाहे आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो असफल होता है तो वो टेस्ट में हार जाएगा। लव की एक और शर्त होती है, अगर बैम 3 प्रयासों से पहले हार मान लेता है तो उसे अगले टेस्ट में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि लव चेतावनी देता है कि वो इंटरफेयर करेगा और हो सकता है गलती से बैम को मार डाले। पिचिंग मशीन पहला कनेक्टर लॉन्च करता है और बैम उसे रोक देता है, लेकिन उसे पकड़ने से पहले लव उसे दूर किक कर देता है। बैम अगले प्रयास के लिए तैयार होता है। इस बार वो आक्रामक रूप से अटैक करता है। मिटिस्ट लव उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन बैम उसके मूवमेंट को क्षणिक रूप से फ्रीज कर देता है और हमला चकमा दे देता है। लव को एहसास होता है कि बैम उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मजबूत है। हालांकि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। सुपीरियर रैंकर के रूप में
वो भारी फोर्स के साथ काउंटर अटैक करता है, बैम को दीवार से टकरा देता है। फिर वो उसे अपने हेट्रेड की पेनफुल ट्रूथ बताता है। फग ने उसके माता पिता को मार डाला और वो रिवेंज चाहता है। बैम से प्रभावित और कॉन्फ्लिक्टेड, लव पूछता है कि वो इतनी क्रूर ऑर्गेनाइजेशन में क्यों शामिल हुआ। बैम का उत्तर सीधा होता है, उसे किसी से मिलना है। अपने कमरे में युआ अभी भी गुस्से में होती है कि बैम ने उसके साथ क्या किया। हालांकि उसके एंगर में अनिच्छा से एडमिरेशन भी होती है। वो नोटिस करती है कि बैम ने अपनी पावर के बावजूद किसी को नहीं मारा। ये सोच उसे भ्रमित करती है कि शायद वो उतना बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। एक आदमी जिसका नाम टिन है खुद को प्रिंस का प्रतिनिधि बताता है। युआ संदेहपूर्ण लेकिन जिज्ञासु दरवाजा खोलती है, लेकिन तुरंत ही एक पैरासाइट द्वारा एम्बुश हो जाती है जो उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है। इस बीच प्रिंस रिमोट लेने के लिए चुपके से निकल जाता है जिसे उसने पहले छिपाया था। लेकिन उसका प्लान एक चौंकाने वाला मोड़ लेता है जब रैप डेविल अचानक प्रकट होता है और उसे किक कर देता है। प्रिंस हैरान होता है क्योंकि उसे विश्वास था कि रैप डेविल मर चुका था। वो तुरंत किम पर शक करता है और रैप डेविल उसकी आशंकाओं की पुष्टि करता है। ये सब किम की एक चाल थी। दूसरी ओर वीन 5 कमरे कैप्चर कर चुका है और अब केवल वायुस रूम बचा है। वह एम को चेक करने के लिए कॉल करता है, लेकिन जब किम जवाब देता है तो वो चौंक जाता है। किम मुस्कुराते हुए वीन को बताता है कि निया ने उसे अंदर आने दिया। चिंतित वीन पूछता है कि क्या वो ठीक है। निया आंसुओं में भरकर अपॉलॉजी करता है। वो अपनी पेनफुल स्टोरी बताता है। जब वो 20th फ्लोर पर पहुंचा तो जिन लोगों पर उसने भरोसा किया उन्होंने उसे धोखा दे दिया क्योंकि वे उसे वीक समझते थे। एक ओल्ड वुमन ने उसे अपनाया, उसे काइंडनेस और एक पर्पस दिया। उसने टेस्ट्स छोड़ दिए और उसके साथ रेस्टोरेंट चलाने लगा। लेकिन किम वहां आया और उस वुमन को धमकाने लगा, डेट चुकाने की मांग करने लगा। किम ने कहा कि अगर निया अन्य रेगुलर सैबोटेज करता है तो वो उसे माफ कर देगा। अब वो रोते हुए स्वीकार करता है कि उसने आखिरकार ऐसे लोगों को पाया जो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसने उन्हें धोखा दे दिया। ये ऐसा दाग लगता है जिसे वो कभी मिटा नहीं सकता। वांगन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, ये कहकर कि वो मत रोए, ये स्वीकार करते हुए कि उसके एक्शंस किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा करने की आवश्यकता से प्रेरित थे जिसकी वो परवाह करता था। कि मिया के अपराध बोध में कोई दिलचस्पी नहीं रखता और खुलासा करता है कि उसने कभी पूरी तरह से फॉरगिव करने का इरादा नहीं किया था। वो घोषणा करता है कि वो प्रिंस की जगह गेम में लेने की योजना बना चुका है और निया के प्रयासों का मजाक उड़ाता है। क्रोधित होकर निया अपनी रिमोट वापस मांगता है, लेकिन उसके अनुचर उसे रोक लेते हैं। मिया के विरोध को अनदेखा कर किम निया को निर्ममता से मार डालता है। वांगन तबाह और क्रोधित कसम खाता है कि वो किम को उसके किए की सजा देगा। किम निडर होकर वांगन को चिढ़ाता है और घमंड करता है कि उसके पास पहले से ही 5 रूम्स पर नियंत्रण है और जल्द ही प्रिंसेस रूम भी उसके कब्जे में होगा। इसलिए वांगन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। केवल युआज रूम बचा है और किम खुलासा करता है कि उसके पास इसे लेने की भी योजना है। वांगन क्रोधित होकर निकल जाता है, ये निश्चय करके कि वो किम के कहर को रोकेगा और गेम को जितना हो सके बचाएगा। इस बीच कान होरंग कार्रवाई करने का निर्णय लेता है, ये जानते हुए कि वांगन बड़े परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हिंग निया और प्रिंस को बचाने की उम्मीद में उनके पीछे जाने का चुनाव करता है, या कम से कम उनके संघर्ष का सम्मान करता है। लव टेस्ट के तीसरे राउंड की शुरुआत करता है और बैम को याद दिलाता है कि अगर वो कनेक्टर पकड़ने में असफल रहा तो वो स्वचालित रूप से फेल हो जाएगा। पिचिंग मशीन कनेक्टर को फायर करता है और बैम इसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में ही लव उस पर फिर से हमला कर देता है, उसे बाधित करने के इरादे से। बैम लव को चौंका देता है जब वो उसके खुद के टेक्निक का इस्तेमाल उसके खिलाफ करता है। ये कदम रैंकर को चौंका देता है, लेकिन लव तेजी से पलटवार करता है और बैम को रोकने में सफल हो जाता है। टेस्ट खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि लव टेस्ट को खत्म घोषित करे, वैंगनन वहां अधमकता है और उनके बीच एक बॉम्ब फेंक देता है। एक्सप्लोजन से एक अवसर बनता है
जिससे वैंगन को बैम्स कनेक्टर पकड़ने का मौका मिल जाता है। वीन बैम का सामना करता है और उसे सौदा पेश करता है। अगर बैम उसकी मदद करता है तो वो उसे कनेक्टर वापस कर देगा। लव वीन को चेतावनी देता है कि इससे उसका टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन वैंगन अब इसकी परवाह नहीं करता। उसका एकमात्र लक्ष्य है कि किम भी फेल हो। लव जबरदस्ती कनेक्टर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वैन के इमोशंस उफान पर होते हैं। वो खुलासा करता है कि निया को किम ने मार डाला और वह रोने लगता है। हताश और गुस्से में वैन टावर के उद्देश्य पर सवाल उठाता है। वो लव से पूछता है कि क्या टावर उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है या केवल लोगों के ड्रीम्स को कुचलने के लिए। वो घोषणा करता है कि अगर टावर किसी को किम जैसा ऊपर चढ़ने देता है तो वो खुद इसे नष्ट कर देगा, भले ही इसके लिए उसे किसी खतरनाक व्यक्ति जैसे बैम के साथ हाथ मिलाना पड़े। इस बीच रॉब डेवल बैमी से प्रिंस को मारता है। किम वहां पहुंचता है और निर्दयतापूर्वक रॉब डेवल को आदेश देता है कि वो प्रिंस को खत्म कर दे, लेकिन ठीक उसी समय कान हिंग वहां प्रकट होता है। वो जोश के साथ किम्स मैन में से एक को जोरदार घूंसा मारकर गिरा देता है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं है। कान हैंग जल्द ही पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है, ये दिखाते हुए कि दुश्मन आसानी से हारने वाला नहीं है। यन्युवा पैरासाइट्स कंट्रोल में कान हैंग पर अपनी फ्लेम से हमला करती है। कान हैंग खुद को संभालता है, ये सोचते हुए कि शायद उसे सर्वाइव करने के लिए उसे मारना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, बैम वहां आ जाता है और जल्दी से पैरासाइट को नष्ट कर देता है, जिससे YWA उसकी पकड़ से मुक्त हो जाती है। वो गिर पड़ती है और अपनी सेंसेस वापस पाती है। इसी दौरान रॉब डेवल प्रिंस को खत्म करने वाला होता है, लेकिन प्रिंस जल्दी सोचता है और अंधेरा कर देता है, जिससे वो भागने में सफल हो जाता है। किम अपनी योजना को बिखरते देख भागने का फैसला करता है। कान हाइंग स्थिति को नियंत्रण में ले लेता है और बैम से कहता है कि वह किम का पीछा करे, जबकि वो रॉब डेवल से निपटेगा। कान हायंग रॉब डेवल का सामना करता है। उसका हाथ एक शक्तिशाली वेपन में बदल जाता है। वो उसे एक विनाशकारी बीटिंग देता है और रॉब डेवल को मार डालता है। प्रिंस ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और कान हैंग की शक्ति और संकल्प से प्रभावित होता है। कान हैंग शांतिपूर्वक प्रिंसेस रिमोट की मांग करता है, जिससे उसका नियंत्रण सुनिश्चित हो जाता है। दूसरी ओर वंगन और बैम किम को पकड़ लेते हैं, जो एक हताश हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वंगन उसे रोककर एक ऐसा किक मारता है जिससे किम्स आर्म टूट जाती है। किम पर खड़े होकर वैन कहता है कि ये व्यक्तिगत बदला नहीं है, बल्कि निया और उन सभी के लिए है जो उसके कारण पीड़ित हुए। लेकिन किम हंसने लगता है। वो वेम का मजाक उड़ाता है और उसे अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए बहाने बनाने का आरोप लगाता है। किम अपनी कहानी बताता है कि वो भी कभी वेमिन की तरह था। उसके भी ड्रीम्स थे कि वो टावर पर चढ़ेगा, लेकिन उसने मनी उधार लेकर टेस्ट देने की कोशिश की और कर्ज में डूब गया। उसका डेट नियंत्रण से बाहर हो गया, जिससे उसे कंपनी के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः प्रेसिडेंट ने उसे अपने बेटे की क्लाइम का समर्थन करने के लिए नियुक्त कर दिया, ये मांग करते हुए कि वो जो भी करना पड़े करे। किम तर्क देता है कि टावर में कोई जस्टिस नहीं है और नहीं कोई वास्तविक विलेंस। वो कहता है कि किसी से नफरत करना बेकार है क्योंकि सिस्टम ही ब्रोकन है। वो यहां तक कि मियाज डेथ को भी तुच्छ बता देता है, ये कहते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेमन क्रोध से जलते हुए किम के मुंह में एक बॉम्ब डाल देता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है, वो खुद को रोक लेता है। उसे एहसास होता है कि किम को मारना केवल वायलेंस और मिजरी के साइकिल को जारी रखेगा। भारी मन से वो वानगन उसे माफ करने का फैसला करता है, ये जानते हुए कि बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा। किम वियन की ओर घृणा से देखता है, ये दावा करते हुए कि उसे माफ करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो खुद को किसी भी गलती के लिए दोषी नहीं मानता। वानगन शांति से जवाब देता है। किम से कहता है कि वो किंग ऑफ द टावर बनने की योजना बना रहा है। वो कसम खाता है कि सब कुछ बदल देगा ताकि कोई और कभी किम या निया की तरह पीड़ा न सहे। उसके शब्द दृढ़ संकल्प से भरे होते हैं, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके बाद वाई और बाम के साथ कनेक्टर्स बदलता है, जिससे बाम को फाइनल रूम का दावा करने की अनुमति मिलती है। ये एक नई टीम के गठन को सील कर देता है, जिसका नेतृत्व जू वायोल ग्रेस करता है।
बाम की टीम में अबहैन, सीपीओआर, जे वीन, कान हिंग, प्रिंस, यो गुजेंग, योइंग और वाई युआ शामिल हैं। वे सभी अपने अपने कारणों से टावर चढ़ने के लिए तैयार होते हैं। टेस्ट समाप्त होने के बाद म्यूल लव टेस्ट डायरेक्टर ऑगस्टस के पास जाता है और अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है। लव अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश करता है, ये स्वीकार करते हुए कि वो फग के प्रति अपनी नफरत को ठीक से संभालने में असफल रहा। हालांकि ऑगस्टस इस्तीफा अस्वीकार कर देता है। वो लव को नई टीम को ऊपर भेजने और अपनी नफरत छोड़ने का निर्देश देता है। लव अनिच्छा से सहमत हो जाता है और आदेशों का पालन करने चला जाता है। लव के जाने के बाद ऑगस्टस सबमर्ज्ड फिश को प्रकट करता है कि मिशन पूरा हो गया है। टेस्ट ठीक वैसे ही चला जैसा फग ने चाहा था, जिसमें वाइमन बाम के साथ पास कर गया। यह रहस्योद्घाटन उनके दोनों के बारे में गहरी छिपी योजनाओं की ओर इशारा करता है। बाद में बाम वाइमन का सामना करता है और पूछता है कि उसने किम को माफ करने का फैसला क्यों किया, भले ही उसने सब कुछ किया था। वीन समझाता है कि वो स्वयं फॉरगिवनेस चाहता है। वो स्वीकार करता है कि वो परफेक्ट नहीं है और लाए बेट या यहां तक कि किल भी कर सकता है टावर चढ़ने के लिए। वान स्वीकार करता है कि वो इस मामले में किम से बेहतर नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य अलग है। उसे ये पसंद नहीं कि टावर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है, जिससे अनंत संघर्ष और पीड़ा पैदा होती है। उसका सपना टावर को ऐसा स्थान बनाना है जहां हर कोई हंस सके और एक बिगर फियर स्काई देख सके। इसके बाद एक चौंकाने वाली घटना घटती है। बैम वान के साथ टावर चढ़ने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इस बीच खून अपने अतीत और बाम के साथ साझा किए गए बंधन को याद करता है। ये स्मृति उसके मन में बनी रहती है, एक साथ सांत्वना देने वाली और दर्दनाक। अपने विचारों के बीच उसे ये खबर मिलती है कि 24th फ्लोर पर एक शक्तिशाली स्लेयर कैंडिडेट प्रकट हुआ है। ये जानकारी उसकी जिज्ञासा को जागृत करती है, हालांकि वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। इसके बाद खून से एडन डैन संपर्क करता है, जो अपनी स्काउट क्षमताओं और तेज अंतर्ज्ञान के लिए जाना जाता है। हालांकि एडन अब टावर की अंतहीन परीक्षाओं और चुनौतियों से थक चुका है और एक स्काउट के रूप में बसने का फैसला कर चुका है। इस अवसर को देखते हुए खून एक शर्त प्रस्तावित करता है। वो एडन को एक डील देता है। अगर एडन जीतता है तो उसे एक प्राइसलेस स्टोन मिलेगा जो उसे रातों रात बिलियनर बना सकता है। लेकिन अगर खून जीतता है तो एडन को उसकी टीम में शामिल होना होगा और उसे अपनी चतुराई और धोखे के कौशल से टावर चढ़ने में मदद करनी होगी। खून जीत जाता है और एडन शर्त के अनुसार अनिच्छा से उसका अनुसरण करता है। खून के घर पर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। वो रिल की देखभाल कर रहा है, वही रिल जिसने दावा किया था कि उसकी टांगे घायल हो गई थी और वो टावर चढ़ने में असमर्थ थी। उनका रिश्ता जटिल और तनावपूर्ण प्रतीत होता है। रिल, जो अक्सर चालाक होती है, अब भी खून की देखभाल में है, हालांकि इसके पीछे के कारण स्पष्ट नहीं है। नोविक, जो स्पीयर बेयरर और टॉप 10 ईरैंकर्स में से एक है, ये सारी बातें एडन को बताता है, जिससे खून के रहस्यमय निजी जीवन की झलक मिलती है। इसके बाद नोविक एडन को खून की टीम के बाकी सदस्यों से मिलवाता है। एप्पल एक स्काउट है जो सटीक जानकारी एकत्र करने में निपुण है। माइकल एक मिशनरी और वेव कंट्रोलर है जो ताकत और व्यावहारिकता का मिश्रण है। गैंग एक स्पीयर बेयरर और टीम का शेफ भी है जो टीम में हास्य और गर्मजोशी जोड़ता है। रैन, जो एक फिशरमैन है, अपनी आक्रामक लड़ाई शैली और तीव्र बुद्धि के लिए जाना जाता है। प्रत्येक सदस्य की अपनी विशिष्टताएं और शक्तियां हैं, जिससे टीम विविध और अप्रत्याशित बन जाती है। इस बीच एंडोसी और अन्ना एक अलग टीम के रूप में टावर चढ़ना जारी रखते हैं। उन्होंने एक टॉप 3 रैंकर के साथ गठबंधन कर लिया है, जिससे वे एक शक्तिशाली ट्रियो बन गए हैं। उनकी टीम खून की टीम के साथ एक मजबूत अलायंस बनाए रखती है, जिससे वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। खून की टीम ये तय करने का फैसला करती है कि उनमें से सबसे मजबूत कौन है। बेशक ये नोविक को रैन के साथ लड़ने का सिर्फ एक बहाना है। बैटल तीव्र होता है और अंततः रैन की स्किल्स नोविक को हरा देती है, जिससे वो टीम का शीर्ष फाइटर बन जाता है। इस बीच एक चिलिंग रहस्योद्घाटन सामने आता है। रेचल ने अपने पैरों के बारे में पूरी तरह से झूठ बोला है। वो अपने कंडीशन को नकली दिखाकर अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी, सिर्फ अपने गेन के लिए। इससे भी अधिक स्टार्टलिंग बात
यह है कि के को इस सच्चाई का पता है। उसकी चालाकी भरी बुद्धि ने सब कुछ जोड़कर देख लिया है। फिर भी वो इसे अपने रीजन से गुप्त रखता है। बाद में कि अपनी टीम को सूचित करता है कि वे टावर पर चढ़ाई जारी रखेंगे। वो एक बोल्ड प्लान का खुलासा करता है कि वो वर्तमान कन फैमिली के नेता को उखाड़ फेंकेगा और स्वयं सिंहासन का दावा करेगा। अपने प्रॉमिस के एक भाग के रूप में वो अपनी टीममेट्स को वो सब कुछ देने का प्रस्ताव देता है जो वे कभी चाहते थे, बशर्ते वे रेचल की रक्षा करें। हालांकि वो एक गंभीर वार्निंग जारी करता है, उन्हें उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहिए। खान एक डार्क ट्रूथ को उजागर करता है। रेचल वही है जिसने बैम की हत्या की, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था। अपने क्रोध और दुख के बावजूद कि मांग करता है कि वे उसके एलाइज होने का नाटक करें, इस इल्यूजन को बनाए रखें ताकि उसकी योजनाएं सफल हो सके। इस बीच बैम की नई टीममेट्स उसके किराए के अपार्टमेंट में रह रही है। बैम किसी से मिलने के लिए बाहर निकलता है, ये जाने बिना कि युवा उसका पीछा कर रही है। युवा को यकीन है कि बैम समाज के लिए एक संभावित खतरा है, इसलिए वो उसे टेल करती है। युवा की मुलाकात उसके 2 पुराने एसोसिएट से होती है, हैनम, जिसे बाद में बैम का मास्टर बताया जाता है, और हाँ, वो गाइड जिसने टावर से गिरने के बाद उसे बचाया था। फिर वे बैम के अन्य टीममेट से मिलते हैं, जिन संग सभी को अपने फ्रेंडली डिमीनर से चौंका देता है, खुद को अपनाने योग्य दिखाता है, बावजूद इसके कि वो फग से जुड़ा हुआ है। हालांकि जीनम के जाने के बाद हाँ उनके दौरे की डार्कर साइड उजागर करती है। वो बताती है कि फग के उच्च अधिकारी बैम की मौजूदा टीम से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी डेस्टिनी को संभालने के लिए बहुत कमजोर है। जीनो की यात्रा केवल एक साधारण चेक इन नहीं थी, ये एक मिशन थी बैम की टीम को खत्म करने और उसे अधिक मजबूत सहयोगियों से बदलने की। ह्यूएन स्पष्ट रूप से बताती है कि बैम को एक खतरनाक और मॉन्यूमेंटल टास्क के लिए नियत किया गया है, किंग जहर्द की हत्या। टावर ऑफ गॉड की दुनिया में जहर्द ने एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके राजा की उपाधि प्राप्त की थी, जिससे हर रेगुलर उस अनुबंध से बंधा हो गया और उसके लिए जहर्द को मारना असंभव हो गया। हालांकि बैम एक इरेगुलर है, इसलिए वही एकमात्र व्यक्ति है जो जहर्द को हरा सकता है, जैसा कि फग चाहता है। बैम को फग द्वारा मजबूर किया गया है कि वो टावर पर चढ़े और एक स्लेयर बने, क्योंकि अगर वो असफल होता है तो उसके पुराने टीममेट्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। वंगन को एहसास होता है कि बैम एक अच्छा व्यक्ति है और वह अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए टावर पर चढ़ रहा है। इस बीच युवा की एक गुप्त सच्चाई सामने आती है। वो एक शाही परिवार से होने के बावजूद अपनी फायर पावर को नियंत्रित करने में असमर्थ है। एक कॉर्प उसकी कमजोरी को समझ जाता है, लेकिन टिप्पणी करता है कि जब तक बैम आसपास है, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। अगले दिन समूह को एक टेस्ट का सामना करना पड़ता है, जिसमें उन्हें एक समुद्री जीव जिग्ना के अंदर एक दुर्लभ फ्लावर खोजना होता है। यह विशाल समुद्री जीव 21वें फ्लोर के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजा जाता है। टीम को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। वे जीव के शरीर में 2 अलग अलग ओपनिंग से प्रवेश करते हैं, एक पीठ पर और दूसरा पेट के माध्यम से। उन्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये जीव हर 30 मिनट में अपना शरीर घुमा देता है। अंदर वे विभिन्न पैरासाइट्स और अन्य जीवों का सामना करते हैं। जब क्राफ्टर, मिसिंग, गोस्टिंग और वायन एक पिगला क्रीचर का पीछा करते हुए फूल को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं, बाकी टीम को एक नई बाधा का सामना करना पड़ता है। एक हाई रैंकर उसी जीव के अंदर छिपा होता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने शायद उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया है। बैम को एक असंभव चैलेंज का सामना करना पड़ता है। नियम सरल है, यदि बैम पहले फ्लावर तक पहुंच जाता है तो वो उसे रख सकता है, लेकिन यदि हाई रैंकर उसे पकड़ लेता है तो उसकी जान उसकी हो जाएगी। टेंशन उच्चतम स्तर पर है और दाव जानलेवा है। हॉरन अपनी टीम से पॉकेट, टावर का उन्नत संचार उपकरण के माध्यम से संपर्क करता है और एक प्लान बनाता है। वो बताता है कि जब जिग्ना, वो विशाल जीव जो इस टेस्ट से जुड़ा है, अपनी रोटेशन पूरी करेगा, तब वे एक समन्वित अटैक करेंगे, जिससे बैम को फूल तक पहुंचने के लिए समय मिलेगा। टीम अपनी पूरी ताकत से योजना को लागू करती है, लेकिन हाई रैंकर उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होता है। उनकी सम्मिलित एफर्ट्स उसे मुश्किल से धीमा कर पाती है। जब बैम और हाई रैंकर के बीच अंतिम टकराव अपरिहार्य लगता है,
तभी मिंग अचानक प्रकट होती है, जो एक ऐसे जीव का पीछा कर रही होती है जिसकी पीठ पर फूल होता है। उसकी टाइमिंग भयानक होती है और उसकी लापरवाही उसे खतरे में डाल देती है। बैम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसके लिए एक विनाशकारी हमला झेलता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। अचंभे की बात यह है कि हाई रैंकर न केवल उन्हें फूल लेने देता है, बल्कि वो जीव भी उनके पास छोड़ देता है। उसका निर्णय सभी को उलझन में डाल देता है और एक तरह से राहत भी देता है। बाद में पता चलता है कि वो हाई रैंकर कोई और नहीं बल्कि उरेक मजीनो है, चौथा सबसे मजबूत रैंकर और एक इरेगुलर। उसकी उपस्थिति मात्र इस लड़ाई को सेकंडों में खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने चूज किया कि वो बस चल दे। परीक्षण के इंस्ट्रक्टर्स पावरलेस टू स्टॉप हिम देखते हैं, हेल्पलेसली जैसे ही वो लीव्स। कहीं और बैम का शरीर मिस्टीरियसली हील होने लगता है इंजरीज से, हालांकि वो अनकॉन्शियस रहता है। टीम नोविसेस उसकी स्थिति पर ध्यान देती है और एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो इतनी जल्दी कैसे रिकवरिंग कर रहा है, जो उसकी मिस्ट्री को और बढ़ाता है। बाद में सच्चाई फ्लावर और क्रीचर के बारे में सामने आती है। फ्लावर एक रेयर और वैल्यूएबल ज्वेल का स्रोत है। जो क्रीचर इसे लेकर घूम रहा है वो एक बेबी जिग्ना है जो फ्लावर को ग्रो होने के लिए खाता है। यंग फैमिली जो जेड की रेपुटेशन से जुड़ी है, वो गुप्त रूप से इन बेबी क्रीचर्स को डिस्पोजिंग कर रही है। वे इन्हें थ्रेट मानते हैं क्योंकि ज्वेल्स कम प्योर हो जाते हैं जब फ्लावर्स का कंजम्पशन होता है। यूरी ज़हार्ड ने यूर माजों को रिट्रीव करने का आदेश दिया है बेबी जेड को, ताकि ज्वेल को ज्यादा कॉमन बनाया जा सके। उसकी योजना एक्सक्लूसिविटी को ब्रेक करके 21 सेंट फ्लोर की मोनोपोली को डिसरप्ट करने की है। यह रेवलेशन यूया के लिए सबसे कठिन था। वो स्कैंडल को समझने के लिए संघर्ष करती है, अपने परिवार के बारे में बिट्रेड और अशेम्ड महसूस करती है। वो उसे प्रेरित करता है कि वो अपने एंगर को किसी प्रोडक्टिव चीज में बदल दे, ये सुझाव देते हुए कि वो रैंकर बनकर अपने परिवार की गड़बड़ को खुद क्लीन कर सकती है। यूया इन शब्दों को दिल से लगाती है और अपने भविष्य को कंट्रोल करने के लिए होप ढूंढती है। इसी बीच बैम अभी भी अनकॉन्शियस है और उसकी स्थिति टीम के लिए चिंता का विषय है। जिनसंग गुप्त रूप से WH मैन को सलाह देता है कि अगर वे अलाइव रहना चाहते हैं तो बैम को पीछे छोड़ दें। वो चेतावनी देता है कि बैम का टेंडेंसी हमेशा अपनी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली विरोधियों को चुनौती देने का है, जैसा कि जिगा बैटल में देखा गया। वैन शुरू में जिनसंग की बात पर विचार करता है और बाकी टीम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टीममेट्स बैम को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। उनकी निष्ठा देखकर वगन प्रभावित होता है और जीनम को सूचित करता है कि वे बैम के साथ टावर चढ़ना जारी रखेंगे। जीनम मजबूरी में उनके निर्णय को मान लेता है। यूया अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पाने की कोशिश में कुकिंग शुरू करती है, ये सोचकर कि ये उसके हाथ में चीजों को लेने का एक तरीका है। दुर्भाग्य से उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत खराब है और टीम को उसका बर्न्ड फूड झेलना पड़ता है। ये स्पष्ट नहीं है कि वे उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या बस स्कैर्ड है शिकायत करने से। कहीं और जिनसंग का सामना एक अन्य फग सदस्य कैरका से होता है, जो बैम की टीम के प्रति उसके रवैये पर सवाल उठाता है। जिनसंग अपने फैसलों का बचाव करता है, ये समझाते हुए कि जितने ज्यादा फ्रेंड्स बैम के पास होंगे वे उतने ही अच्छे हॉस्टेजेस बन सकते हैं, ताकि बैम को टावर चढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। कैरका इस जवाब से संतुष्ट नजर आता है, लेकिन वो अभी भी सतर्क रहता है। वो अपने एक शैडोई अटेंडेंट को आदेश देता है कि वो टीम पर नजर रखें और अगर वे सस्पिशियस लगें तो उन्हें एलिमिनेट कर दे। बाद में WMN गाइडेंस के लिए गायन के पास जाता है कि बैम के पुराने फ्रेंड्स को कैसे ढूंढा जाए। गायन बताती है कि 30th फ्लोर का एक वेयरहाउस रैंकर्स के मिलने की एक आम जगह है, जहां वे गियर और रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं। वो सलाह देती है कि अगर टीम 2 ईयर्स के भीतर 30th फ्लोर तक पहुंच जाए तो उनके पास बैम के दोस्तों से रीयूनाइट होने का मौका होगा। इस बीच एक बॉट जिसका नाम एमिली है, टावर में बहुत लोकप्रिय हो गया है। लोग उसे हर चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम से लेकर अजीब और यादृच्छिक सवाल पूछने तक। बैम और खून की टीमें अलग अलग फ्लोर्स पर टेस्ट्स में लगी हुई है। एडन ने एमिली का उपयोग ये पूछने के लिए किया कि उनके विरोधी कहाँ है। सबको आश्चर्य हुआ जब एमिली का उत्तर सही निकला। जैसे ही बैटल शुरू होता है, रैन, जो खून के सबसे मजबूत साथियों में से एक है, कॉम्बैट में अपने विरोधियों से लड़ता है। लगभग 2 इयर्स बीत चुके हैं और अब बैम एक नए टेस्ट का सामना करता है।
जिसमें उसे अपनी की का उपयोग करके एक ट्रेजर चेस्ट खोलना होता है। ये चुनौती स्ट्रैटेजी और ट्रिकरी का उपयोग करने की मांग करती है। टीम अपने विरोधियों को कंफ्यूज करने के लिए हॉलोग्राम्स और डिसेप्शन का उपयोग करती है, जबकि बैम सीधे युद्ध करता है। उनकी योजना पूरी तरह से सफल होती है और वे विक्ट्री हासिल करते हैं। परीक्षण के बाद उनके विरोधी बैम को चुनौती देते हैं कि वो अपनी जीत पर बैटिंग करे, लेकिन बैम मना कर देता है, ये कहते हुए कि अनावश्यक कॉन्फ्लिक्ट से बचना ही बेहतर है। जब वे ट्रेजर चेस्ट खोलते हैं तो उन्हें ड्राइड कटलफिश मिलता है, जिससे वे निराश हो जाते हैं। वैने सुझाव देता है कि वे 30th फ्लोर तक पहुंचने के बाद अपनी गति धीमी कर दें और आगामी वर्कशॉप बैटल में भाग लें। वो इसे टीम के लिए मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करने का एक तरीका बताता है, लेकिन उसका असली इरादा बैम को उसके पुराने फ्रेंड से मिलवाना है। बाद में खून एडन से एमिली के बारे में बात करता है। वो उसे एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर न होने की चेतावनी देता है। वो मानता है कि एमिली अप्रत्याशित है और अनिश्चित, जिससे डिजास्टर हो सकता है टीम के लिए। एडन जोखिम को समझता है और सीएस फोन ले लेता है ताकि टेम्पटेशन से बच सके एमिली से बात करने की। बाहर जाते समय एडन की मुलाकात रैचल से होती है, जो एक क्रिप्टिक कमेंट करती है कि काश उसके पास एडन्स लेग्स फॉर स्पीड होते। फिर वह चली जाती है। कन अपनी रोल निभाते हुए रेचल को रात के लिए टक करता है। इसके बाद कन हमेशा की तरह स्कीमर एडन्स फोन ढूंढ लेता है। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो एमिली से पूछता है कि बैम जिंदा है या नहीं। शॉक में एमिली कंफर्म्स करती है कि बैम सच में जिंदा है। ये रेवलेशन कन को स्टन कर देती है और वो अपने प्लान्स पर सोचने लगता है। इसी दौरान एक मिस्टीरियस चैट होती है ट्रैवलर नाम के यूजर और एमिली के बीच। ट्रैवलर अपने प्यार का एक्सप्रेस करता है और दावा करता है कि उसे एमिली ह्यूमन लगती है और वह उससे मिलने का वादा करता है। एमिली एक डिस्टॉर्टेड अनसेटलिंग वॉइस में जवाब देती है, जिसमें वो विश करती है कि वो ह्यूमन बन सके। दूसरी जगह एक वुमन जो हेडसेट पहने बाथटब में बैठी होती है, गुस्से में चिल्लाती है और घोषणा करती है कि एमिली कभी ह्यूमन नहीं बनेगी। सीटी, जो अभी भी रेवलेशन से शेकिंग होता है कि बैम जिंदा है, तुरंत और जानकारी के लिए एप्पल अपनी टीम्स इंफॉर्मेशन गैदरर के पास जाता है। उसे डेविल ऑफ द राइट आर्म नामक एक फिगर के बारे में पता चलता है, जो 28th फ्लोर पर है। कन उसे पकड़ने का डिसाइड करता है, ये सोचकर कि शायद वह उसके प्लान से जुड़ा हो। इस दौरान डेविल ऑफ द राइट आर्म की एक फोटो सामने आती है। ब्लू विंग्स को देखकर कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये कान हैंग्स जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि ये व्यक्ति होरन है। होरन फोटो में दिख रहे मैन को पहचानता है और उसे कसनो कहता है। वो कनेक्शन को रिवील करता है और उनकी शेयर्ड ट्रैजिक पास्ट के बारे में बताता है। दोनों को वर्कशॉप में अबैंडन चिल्ड्रन के रूप में लिया गया था, जो रिसर्च फैसिलिटी थी और अपने क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानी जाती थी। रिसर्चर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स बनाने के लिए बच्चों का यूज कर रहे थे। वर्कशॉप में हैंग की मुलाकात कसनो से हुई और वे जल्दी ही क्लोज फ्रेंड्स बन गए। एक सिंपैथेटिक रिसर्चर ने उन्हें एक छोटी काइंडनेस दिखाई, जो उनकी ब्लीक एग्जिस्टेंस में एकमात्र होप थी। लेकिन जल्द ही वर्कशॉप एक्सपेरिमेंट्स भयानक रूप ले लेते हैं। रिसर्चर्स ने हैंग और कसनो को लिविंग इग्निशन वेपन्स में बदलने का फैसला किया। ये वेपन्स शिंसू और सोल को मिलाकर बनाए गए थे, जिससे वे एक्सट्रीमली पावरफुल एंड डेडली बन गए। हेड रिसर्चर ने उन्हें सबसे ब्यूटीफुल एंड पावरफुल वेपन्स बताया, हालांकि प्रोसेस बेहद ब्रूटल और डीह्यूमनाइजिंग थी। हैंग और कसनो के शरीर में डेवल का आधा आधा भाग इम्प्लांट किया गया। हैंग को अंततः ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। उसका शरीर अब स्ट्रॉन्गर था, लेकिन उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। उसने हेडन, मिस्टीरियस गेटकीपर ऑफ द टावर, से मुलाकात की, जिसने उसे रेगुलर बनने और टावर चढ़ने की परमिशन दी। होरन डेविल ऑफ द राइट आर्म बन गया, लेकिन उसकी पावर की कॉस्ट थी। उसे एहसास हुआ कि यह दूसरों के सफरिंग से जुड़ा हुआ है और उसने क्लाइंबिंग बंद कर दी 20th फ्लोर पर। उसी समय उसे कसनो के बारे में पता चला, जिसने सैम डेविल के लेफ्ट साइड को यूज करके एक वेपन बनने का डिसीजन लिया था। अब कसनो 28th फ्लोर पर हैंग की तलाश में था। टीम ने हैंग की मदद करने का फैसला किया ताकि वो अपने पास्ट का सामना कर सके और कसनो को खोज सके। बाद में बैम हैंग से मिलने जाता है और एक चौंकाने वाला ट्रूथ सामने आता है। बैम भी एक लिविंग इग्निशन वेपन है।
इंजर्ड होने पर उसके ब्लड से एक स्कॉर्पियन लाइक क्रीचर निकलता है जो उसकी अनोखी नेचर को हिंट करता है। हॉरन, डिस्टर्ब्ड और क्यूरियस, बैम से एक्सपेरिमेंट्स और फग की इन्वॉल्वमेंट के बारे में क्वेश्चन करता है। बैम ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाता, लेकिन बताता है कि फग ने उसके अंदर एक रेड लाइट इम्प्लांट की थी। हॉरन डेस्परेट होकर बैम पर अटैक करता है, ये देखने के लिए कि क्या वह अपनी वेपन एबिलिटी एक्टिवेट कर सकता है और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ज्यादा जान सकता है। लेकिन बैम अपने और हैंक के बीच के डिफरेंसेस स्पष्ट कर देता है, जिससे हैंक की सस्पिशंस कम हो जाती है। हैंक इसे एक्सेप्ट करता है और कस्नो से अकेले मिलने का फैसला करता है। वो अपनी टीम को अपना फैमिली मानता है और उन्हें और खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी दौरान जांग को शक होता है कि उसे बर्ड फ्लू है, इसलिए वो कन के साथ कस्नो को खोजने नहीं जा सकता और एप्पल, माइकल और डैन के साथ रुक जाता है। वैंग्स टीम कान्स डिसीजन पर चर्चा करती है कि वो कस्नो से मिलने के लिए क्यों जा रहा है। हॉरन अपने पास्ट का सामना करने के लिए डिटरमाइंड 28th फ्लोर के टेंट विलेज में कस्नो को खोजने निकलता है। वहां उसकी मुलाकात शकिया, एक इंफॉर्मेशन सेलर, से होती है और वो कस्नोज लोकेशन के बारे में पूछता है। शकिया उसे हैंड ऑफ आर्लान के बारे में बताती है, लेकिन उसे वहां मौजूद ट्रैप्स के प्रति सावधान करती है। ये चेतावनी टेंशन बढ़ा देती है, लेकिन हैंक प्रेस फॉरवर्ड करता है, होप और ड्रेड के मिश्रण के साथ। इसी बीच केएस टीम हैंड ऑफ आर्लान के पास पहुंचती है। कैस्नो के बारे में जानकारी इतनी आसानी से मिलने पर शक हुआ। दी फोटो इनबॉक्स अब एक इनविटेशन की तरह महसूस होती है, न कि एक जेन्युइन लीड। नोविक और रैन सेपरेटेड फ्रॉम के मिसआइडेंटिफाई हिंग को कस्नो समझकर अटैक कर देते हैं। उनकी गलती इस बात को हाईलाइट करती है कि उनकी परसुएट कितनी केओटिक हो चुकी है। बैक विद दी टीम, वैन बैम टेल्स वैन एंड ARCPOR कि हिंग अकेले गया है। उसे चिंता होती है कि हिंग खुद को आइसोलेटेड महसूस कर सकता है, जो उसे अपने पास्ट स्ट्रगल्स की याद दिलाता है। बैम ने फैसला किया कि वो हिंग को सर्च करेगा, उसे अकेले कस्नो का सामना नहीं करने देगा। ये सुनकर प्रिंस और वाइट ब्लूए हरकत में आ जाते हैं। वे US फैमिली से एक शिप बोरो करते हैं ताकि हिंग को सेफली वापस लाने में मदद कर सके। जैसे ही हिंग हैंड ऑफ आर्लिन के पास पहुंचता है, उसे एक जानी पहचानी वॉइस सुनाई देती है, उसका नाम पुकारती हुई कस्नो। दी लॉन्ग अवेटेड कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है, क्योंकि दोनों आखिरकार आमने सामने आते हैं। कसानो कन्फर्म्स टू नोविक एंड रैन की वही वो व्यक्ति है जिसे वे खोज रहे हैं। तभी कॉन्स लाइट हाउस अचानक अलर्ट करता है कि उसने एक ट्रैप को ट्रिगर कर दिया है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, ट्रैप काम कर जाता है और वो कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। ये क्षण असामान्य रूप से सस्पिशियस लगता है, जिससे सवाल उठते हैं कि इस सेटअप के पीछे कौन हो सकता है। एल्सवेयर, बैम इज एट अनदर लोकेशन और सर्चिंग फॉर हिंग। एक व्यक्ति ऑफर्स टू गाइड हिम थ्रू दी ट्रैप्स फॉर अ फी। बैम हेजिटेट्स, लेकिन ये ऑफर सोचता है क्योंकि समय खत्म हो रहा है। मीनवाइल, एट दी रूइंस, एक स्नेक लाइक इंडिविजुअल स्नीक्स आउट और कन के इयरिंग स्टील करने की कोशिश करता है जब वो अनकॉन्शियस होता है। लेकिन तभी कन्स आर्मोर इन्वेंट्री एक्टिवेट हो जाता है और थीफ को रोक देता है। कन रिगेन्स कॉन्शियसनेस क्विकली और तुरंत थीफ स्टैब कर देता है, ये जानने के लिए कि उसे किसने भेजा है। थीफ रिवील्स कि समवन विद रैबिट ईयर्स हायर्ड हिम किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए जो रूइंस एंटर करेगा। कन हमेशा की तरह ऑपर्चुनिस्ट अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन गैदर करता है और फिर थीफ को नॉकआउट कर देता है। वो स्थिति को पीस टुगेदर करने की कोशिश करता है, ये समझने के लिए कि कोई उसे असैसिन्स क्यों भेज रहा है और डेविल ऑफ दी राइट आर्म से इसका क्या संबंध है। एट द हैंड ऑफ आर्लिन, नोविक एंड रैन कॉन्फ्रंट कस्नो। उनकी ब्रूटल एनकाउंटर के बाद ऐसा लगता है कि कस्नो हार गया, लेकिन पूरी स्थिति अनफिनिश्ड लगती है, जैसे कुछ और डीपर एट प्ले है। द नॉइज फ्रॉम दी फाइट बैम्स अटेंशन ड्रॉ करती है। वो वहां अराइव करता है, लेकिन इससे पहले वो शी सी फ्रॉम अ ट्रैप सेव कर देता है। शी इंटेंशनली स्टेप इनटू इट, ये टेस्ट करने के लिए कि बैम उसकी मदद करेगा या नहीं। जस्ट आफ्टर ही रेस्क्यूज हर, वो प्राय इनटू हिज कनेक्शन विद हॉरन, ये मानते हुए कि वे क्लोज फ्रेंड होंगे। बैम कोरेक्ट्स हर, ये कहते हुए कि वे सिर्फ एक्वेंटेंसेस हैं, हालांकि उसके एक्शंस कुछ और ही कहते हैं। हैंक फ्यूरियस हो जाता है जब वो कसानो इंजर्ड देखता है और नोविक एंड रैन से लड़ाई शुरू कर देता है। उसका इमोशन क्लाउड हिज जजमेंट, जिससे लड़ाई केओटिक हो जाती है। कस्नो
सीमिंगली अनबोदर्ड, अचानक हैंक पर हमला करता है और उसे स्टैब कर देता है, जिससे वो ग्रेवली इंजर्ड हो जाता है। दी एक्ट शॉक्स एवरीवन, लेकिन केओस वहीं नहीं रुकता। बैम अराइव्स एट दी सीन, लेकिन मिसअंडरस्टैंड दी सिचुएशन कर लेता है। सीइंग हिंग डाउन और लाइट हाउस कंफर्मेशन के आधार पर वो अस्यूम्स नोविक एंड रैन रिस्पॉन्सिबल है। ड्रिवन बाय रेज, बैम एंगेजेस देम इन कॉम्बैट। उसकी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ स्थिति को पूरी तरह बदल देती है। नोविक एंड रैन स्ट्रगल करने लगते हैं। उनका इनिशियल कॉन्फिडेंस रिप्लेस विद डेस्परेशन हो जाता है कि सेंसिंग द एस्केलेटिंग टेंशन रशेस टू द सीन। शिया हमेशा की तरह फुल ऑफ सरप्राइजेस एक और बॉम्बशेल ड्रॉप करती है। लिटरली वो रिवील्स करती है कि उसने हैंड ऑफ आर्लिन में एक्सप्लोसिव्स प्लांटेड किए हैं। स्थिति को और खराब करने के लिए वो कन्फेसेस करती है कि वो फग के लिए काम कर रही है। बैम्स पॉकेट बजेस विद अ ग्रिम मैसेज। फग उसे ब्लैकमेल करता है, कान्स लाइफ थ्रेटन करता है और उसकी ओबीडियंस डिमांड करता है। एमिड द केओस, कस्नो इमर्जेस फ्रॉम द रबल, अब भी अलाइव। वो हैंग ग्रैब करता है और एस्केप कर जाता है। फग प्रॉमिसेस बैम कि वे हैंग सेव करेंगे और कन एंड दी अदर स्पेयर करेंगे अगर वो उनके ऑर्डर्स कंप्लाई करता है। बैम साइलेंटली प्रोसेसेस द इम्पॉसिबल चॉइस, खुद को ट्रैप्ड फील करता है। शिया टेक्स द चांस टू रिवील इवन मोर ऑफ फग स्कीम्स। वो एक्सप्लेन्स करती है कि फग इंटेंडेड टू ल्योर कन टू दिस लोकेशन टू किल हिम। वो एप्पल एंड माइकल एक्सपोज करती है, उन्हें स्पाइस एम्बेडेड इन कन्स टीम के रूप में रिवील करती है। द बिट्रेयल स्टिंग्स, लेकिन कन अपने इमोशंस मास्क कर लेता है और हमेशा की तरह कनिंग डिमीनर बनाए रखता है। बैम, कीपिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी हिडन, अर्जेस कन टू लीव। कन, परसेप्टिव एज एवर, रियलाइजेस कि बैम उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि स्थिति और बिगड़ती, शिया एक्टिवेट्स द एक्सप्लोसिव्स और बैम के साथ एस्केप कर जाती है, जबकि बाकी पेरिलस सिचुएशन में फंस जाते हैं। माइकल ने अपने बिट्रेयल को अंजाम दिया। उन्होंने डैन, जो के का लॉयल एलाय था, को कैप्चर कर लिया और गैंग को पॉइजन करके मार दिया। टीम का ट्रस्ट और अधिक क्रम्बल हो जाता है जब एप्पल रिवील करता है कि फग ने उन्हें कंग के ग्रुप में घुसपैठ और सैबोटेज करने के लिए हायर किया था। स्थिति और डार्क हो जाती है जब रैचल अपनी असली सच्चाई दिखाती है। वो डैन को स्टैब कर देती है और रिवील करती है कि उसे फू ने खून को एलिमिनेट करने के लिए हायर किया था। पूरे टावर में न्यूज फैल जाती है कि फग जी का स्लेयर कैंडिडेट बैम ने क्लन को मार दिया और हैंड ऑफ आर्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस कहानी ने सभी रेगुलर्स को शॉक कर दिया, जिससे वे शेकन और कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। रैट लेकिन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। उसकी लॉयल्टी खून के प्रति अडिग रहती है और वो खुद के को ढूंढने का फैसला करता है। चसिया फू के एक्शंस के पीछे की गहरी योजना रिवील करती है। ये फॉल्स न्यूज रेगुलर्स के बीच फियर फैलाने की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है और अपकमिंग वर्कशॉप बैटल में उनके एंट्री का स्टेज सेट करने का तरीका है। उनका अल्टीमेट गोल है हर ई रैंक रेगुलर को खत्म करना और पावर्स हायरार्की पर अपनी पकड़ मजबूत करना। इसी बीच बैम एक हीटेड फाइट को इंटरसेप्ट करता है जो रैन और कस्नो के बीच हो रही होती है। वो क्लैश को रोकता है और शिया को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो नोविक और रैन को वर्कशॉप बैटल में भाग लेने दे। बैम सीधे नोविक और रैन से बात करता है, उन्हें आश्वस्त करता है कि वो उनका दुश्मन नहीं है और उनसे बैटल में सहयोग की रिक्वेस्ट करता है। उसका काम लेकिन डिटर्मिन्ड अप्रोच उन्हें कंफ्यूज कर देता है, लेकिन वे महसूस करते हैं कि उसकी इंटेंशंस पूरी तरह हॉस्टाइल नहीं है। हैंड ऑफ आर्लैंड के डिस्ट्रक्शन के बाद कन केओस में पीछे छूट जाता है। वेमेंस टीम बैम के पॉकेट का उपयोग करके उसे ट्रैक और रेस्क्यू करने में सफल होती है। वे उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, भले ही उनके बीच लिंगरिंग टेंशन बनी रहती है। वैंस टीम को उसके प्राइवेट बंकर तक ले जाता है, जहां वे रेफ्यूज और आंसर्स खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर जो दिखता है वो उन्हें शॉक कर देता है। गैंग डेड पड़ा होता है और डैन जिंदा लेकिन बहुत गंभीर रूप से घायल होता है। उसकी लेग्स में सीवियर स्टैब वुंड्स होते हैं, जिससे वो पूरी तरह इनकैपेसिटेटेड हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। दूसरी ओर के अकेला बैठा गहरे विचारों में डूबा होता है। हाल ही में हुई घटनाओं ने उसे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उसकी प्लान्स, अलायंसेस और इस केओस में उसकी भूमिका। बिट्रेल और लॉस का वेट उस पर भारी पड़ता है। अचानक वेन उसके सामने प्रकट होती है, उसकी सॉलिट्यूड तोड़ते हुए
उसकी प्रेजेंस संकेत देती है कि अनफोल्डिंग स्टोरी में एक और ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वो अक्सर क्रिप्टिक एडवाइस या डेंजरस इंफॉर्मेशन लेकर आती है। 4M अपनी असली पहचान रिवील करती है। वो एक गाइड है जो टावर के हिडन पाथ्स को नेविगेट कर सकती है और आउटकम्स को फोरसी कर सकती है। वो समझाती है कि लोअर फ्लोर्स पर हुए टेस्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट एक टास्क था जिसे फोगी ने असाइन किया था। उसकी रेवलेशंस और भी डार्क होती जाती है। फू का अल्टीमेट गोल है कि इरेगुलर 25th बैम 10 ग्रेट फैमिलीज के हेड्स और किंग जर्द को मारे, क्योंकि सिर्फ एक इरेगुलर ही जर्द को खत्म कर सकता है। फग ने बैम की डेथ को स्टेज किया और उसे स्लेयर कैंडिडेट जो बैम ग्रेस में रीशेप कर दिया। कुंग विजिबली एजिटेटेड हो जाता है जब होरन ये सब बताती है। बैम का मैनिपुलेशन और फग द्वारा कंट्रोल्ड होना उसे क्रोधित कर देता है। वो बैम का वेयरअबाउट्स जानना चाहता है, लेकिन होरन एडमिट करती है कि उसके पास इसका जवाब नहीं है। केवल फग एल्डर्स और कुछ चुनिंदा स्लेयर्स ही इस प्लान को ऑर्केस्ट्रेट करने में शामिल थे, इंश्योरिंग कि बैम को उनके द्वारा चुनी गई टीम में फोर्सफुली शामिल किया जाए, जिससे उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। हालांकि होरन एक आगे का रास्ता सुझाती है। वर्के को WMN टीम में ज्वाइन करने और अपकमिंग वर्कशॉप बैटल में कॉम्पीट करने के लिए कहती है। अगर वे बैटल जीत जाते हैं तो बैम को वापस लाने का एक मौका मिलेगा। यह प्लान रिस्की है, लेकिन यही उनका सबसे अच्छा मौका है। इससे पहले कि कुंग रिस्पॉन्ड करे, डैन होश में आ जाता है। वो नीचे जाकर डैन को सरप्राइज करता है, जो अनाउंसमेंट करता है कि वो वर्कशॉप बैटल में भाग लेना चाहता है, ये दिखाने के लिए कि उसने हार नहीं मानी है। वो बताता है कि पहले उसके सभी टीममेट्स मारे जा चुके हैं और वो फिर से वैसी हेल्पलेसनेस महसूस नहीं करना चाहता। वो सी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वर्कशॉप बैटल में ले चले ताकि वो फग को दिखा सके कि वो क्या करने में सक्षम है। सी नीचे जाता है और घोषणा करता है कि वो उनकी टीम में शामिल होगा और सभी को हराएगा। टैंग सुयुक थोड़ा इंटिमिडेटेड महसूस करता है, लेकिन अंततः अग्री करता है। वंगन शुरू में कन के फोर्सेस ज्वाइन करने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वो अपनी टीम की वीकनेस और अपने खुद के लैक ऑफ प्रोग्रेस की बात करता है, जिससे उसे आगे की चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को अनफिट महसूस होता है। लेकिन के, जो एक शानदार स्ट्रैटेजिस्ट है, उसे पर्सुएड कर लेता है कि लोगों को पढ़ना जानता है और सही आर्ग्यूमेंट्स का उपयोग करके वैन को बोर्ड पर ले आता है। इस बीच आर्लियो, जो फग का एक फिशरमैन है, बैम की बढ़ती स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता है। वो उसे थॉर्न रेड की पावर हासिल करने पर बधाई देता है, एक वेपन जिसे फोगी ने विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया था। बैम की स्थिति और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि ह्यूगी उसकी डेस्टिनी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है कि पूरी तरह चार्ज लेता है, ट्रेनिंग की तैयारी करता है। वीर और उसकी टीम 20 मैन FL टेस्ट के लिए पूरे महीने तक कठिन ट्रेनिंग करती है। वो उन्हें बेरमी से ड्रिल्स करता है, उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्हें मजबूर करता है। कन की तेज रणनीतियों और उनकी संयुक्त मेहनत के चलते वे टेस्ट पास कर लेते हैं। टीम आधिकारिक तौर पर वर्कशॉप बैटल में भाग लेने के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जो उनका अगला बड़ा चैलेंज है। दूसरी ओर टीम फग और शिसु की टीम को भी बैटल में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है, जिससे स्टेक्स और भी बढ़ जाते हैं। रैक अब भी बैम और कन के बारे में अफवाहों पर विश्वास करने से इनकार करता है और खुद उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ता है। उसकी निष्ठा और जिद उसकी यात्रा को ईंधन देती है, हालांकि उसकी योजना बस हर दिशा में दौड़ने और उन्हें खोजने जितनी सीधी है। एक अन्य रहस्यमयी दृश्य में एक आदमी सफेद सूट में CD प्लेयर के साथ छेड़छाड़ करता है। डिवाइस से एक आवाज निकलती है जो उससे सवाल करती है, लेकिन सीधा जवाब देने के बजाय वो केवल इतना कहता है कि गेम अभी शुरू हुआ है, जिससे ये संकेत मिलता है कि कुछ अनदेखे खिलाड़ी और बड़ी साजिशें भी चल रही है। 20 मैन फ्लोर पर कन की टीम को देरी होती है, क्योंकि वाइमन को नींद बहुत पसंद है। उसके जागने से इनकार करने के कारण टीम लगभग उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन कुछ धमकियों के बाद वो उठता है। तैयार होने के बाद वे एक सस्पेंडेड क्राफ्ट पर सवार होते हैं और 30th फ्लोर की ओर बढ़ते हैं। 30वें फ्लोर पर पहुंचने पर टीम वहां खड़ी ढेर सारी शिप्स देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन उनका आश्चर्य जल्दी ही एक विशाल बैटलशिप आराम्स को देखकर बदल जाता है, जो वर्कशॉप बैटल का स्थान है। इस जहाज की विशालता और प्रभावशाली उपस्थिति देखकर सभी निशब्द रह जाते हैं, सिवाय के जो इसकी बारीकियों में अधिक रुचि रखता है।
वो जहाज के एक सिरे पर एक अजीब प्रोट्रूजन को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या ये हमेशा से वहां था। टीम अपने डॉर्मेट्रीज में पहुंचती है और कमरे हथियाने के लिए अफरातफरी मच जाती है, जिससे उनके ग्रुप की सामान्य अराजकता पीछे छूट जाती है। लेकिन हूप बाहर रुक जाता है, खाली निगाहों से दूरी में घूरता हुआ। उसका दिमाग कहीं और था। हो के साथ उसकी रूफटॉप कॉन्वर्सेशन की यादें वापस उमड़ने लगती है। उस पल में हो ने उसे फक के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी और उससे वादा लिया था कि वो ये कभी प्रकट नहीं करेगा कि न तो वो और न ही बैम वास्तव में मरे थे। ये उजागर करना कि एक इरेगुलर जीवित है और टावर में चढ़ रहा है बहुत बड़ा खतरा था। दृश्य बदलते ही कहानी लिसु के सस्पेंडर शिप पर शिफ्ट हो जाती है। लिसु जोश में आकर आर्किमेड्स को देखते ही अपनी सफलता की घोषणा करता है और लगातार उनकी आने वाली संभावनाओं के बारे में बकबक करने लगता है। उसकी बातों से हत्सु परेशान हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन के पास घुमा देता है, जिससे वो चुप हो जाता है। हत्सु माहौल बदलते हुए सभी को उनके असली लक्ष्य की याद दिलाता है, खून की मौत का बदला लेना और स्लेयर कैंडिडेट जुवाइल ग्रेस को खत्म करना। इस दौरान अंद्रसी, जो असामान्य रूप से शांत है, बैम के बारे में सोचता है और अंदाजा लगाता है कि शायद वो इसी फ्लोर पर कहीं है। दूसरी ओर बैम अपने डॉर्मेट्री के बाहर खोया हुआ खड़ा है जब रैन और नॉविक उसके पास आते हैं। उनके साथ रीफो भी होता है। रैन और नॉविक बैम से उनके पैरों पर लगे कफ्स हटाने के लिए कहते हैं, ये तर्क देते हुए कि अब जब उनकी टीम एक दूसरे पर भरोसा कर रही है तो ये भरोसा दोनों तरफ से होना चाहिए। बैम सहमत हो जाता है और कफ्स हटा देता है, रियो की सख्त चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए। नॉविक रियो के इस रवैये से चिढ़ जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रयास नाकाम हो जाता है जब रियो की रहस्यमयी डिफेंस प्रणाली सक्रिय हो जाती है और उसे पीछे धकेल देती है। ग्लियो वहां से चला जाता है और पीछे एक तनावपूर्ण माहौल छोड़ जाता है। इस घटना के बाद नॉविक सवाल करता है कि बैम उनके प्रति इतना दयालु क्यों है। वो बैम के इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे कंग के पूर्व साथी थे। बैम पूरी सच्चाई साझा करने से बचते हुए बस उनसे भरोसा करने के लिए कहता है। रैन और नॉविक अब भी बैम की मंशाओं को लेकर अनिश्चित अलग हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब जब कफ्स हट गए हैं तो उनकी अगली चाल क्या होगी। उसी रात बैम खुद को फिर से बाहर खड़ा पाता है, अंधेरे में घूरते हुए और अपने पुराने दोस्तों के बारे में सोचते हुए। उसकी सोच तब बाधित होती है जब वो सड़क पर एक ऑरेंज हेड ट्रैवलर को देखता है जो एक बड़ा वेपन उठाए हुए है। ट्रैवलर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है जैसे किसी के द्वारा पीछा किया जा रहा हो। एक डार्क सीआईडी फिगर छायाओं में छिपा रहता है, जिससे ट्रैवलर की शंका पुष्टि होती है। बिना समय गवाए ट्रैवलर दौड़ पड़ता है और रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी बैम की इस रोमांचक यात्रा से उतने ही रोमांचित हैं जितने हम, तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस अविश्वसनीय कहानी के अगले अध्याय को मिस न करें। और हाँ, अगर आपको टावर की ये गहरी डुबकी पसंद आई हो तो लाइक करें और नीचे कमेंट करें। हमें बताएं कि आप बैम, फग और टावर के रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी राय इस चर्चा को जीवंत बनाए रखती है। सी यू नेक्स्ट टाइम।